हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अभी आरआरबी ने जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपने फॉर्म भर दिया होगा, और अगर नहीं भरा है तो जल्दी से भर दीजिए क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर है। तो फॉर्म भर दीजिए और मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक बने रहें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। मैंने हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स इन इमेजिंग स्टडीज इज टू। ऑप्शन ए, इंक्रीज द पेशेंट रेडिएशन डोज। ऑप्शन बी, टू improve the spatial resolution of the image. Option C, enhance the contrast between different tissues. Option D, reduce imaging time. दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इमेजिंग स्टडीज़ में जो कंट्रास्ट का हम यूज़ करते हैं उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनहेंस द कंट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज़। दोस्तों, जब हम इमेजिंग करते हैं तो जब उसमें कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ करने से हमारे जो टिश्यूज़ की जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल और जो डिसीज टिश्यू होता है उसमें उन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो हमें अच्छे से पता लग पाता है। ठीक है, तो हमें जो उसकी बीमारी होती है इसमें वो अच्छे से हमें दिखाई दे जाती है। तो इसका मेन पर्पज़ होता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट का। ठीक है, ये जो टिश्यूज़ के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको वो अच्छे से एनहांस करता है, जिससे कि हम नॉर्मल और एबनॉर्मल टिश्यूज़ में डिफरेंस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इनवर्स स्क्वायर लॉ इन रेडियोलॉजी इज़ इनकरेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो नीचे ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ऑप्शन बी है, डबलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स reduces the intensity to 1/4. Option C है, the inverse square law applies only to point source of radiation. Option D है, the inverse square law is not applicable to divergent radiation beams. तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में इनकरेक्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है वो इंटेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर से। यानी कि अगर हम एक्सरे सोर्स से अपने डिस्टेंस को डबल कर लेते हैं तो जो एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो 4 गुना कम हो जाती है। तो एक रेडिएशन प्रोटेक्शन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, और जहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डाइवर्जेंट रेडिएशन बीम्स। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वो डाइवर्जेंट रेडिएशन बीम पर भी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन डिजिटल रेडियोग्राफी द टर्म क्वांटम मॉडल रेफर्स टू। दोस्तों, यहाँ पर पूछे गए कि डिजिटल रेडियोग्राफी में जो टर्म यूज़ होती है क्वांटम मॉडल, उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, आर्टिफैक्ट कॉज्ड बाय द पेशेंट मूवमेंट। ऑप्शन बी है, ए टाइप ऑफ नॉइज ड्यू टू लो फोटोन फ्लक्स। ऑप्शन सी है, द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज विद इन द इमेजिंग सिस्टम। ऑप्शन डी है, द वेरिएशन इन पिक्सल इंटेंसिटी ड्यू टू डिटेक्टर सेंसिटिविटी। दोस्तों, रेडियोलॉजी में स्पेशली डिजिटल रेडियोग्राफी में टर्म यूज़ होता है क्वांटम मॉडल। इसमें क्या होता है कि जब हमारी जो फोटोन की जो क्वांटिटी होती है अगर वो पूरी नहीं पहुंच पाती है डिटेक्टर तक, यानी कि कम मात्रा में पहुंचती है डिटेक्टर तक, तो उसको क्वांटम मॉडल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए टाइप ऑफ नॉइज ड्यू टू लो फोटोन फ्लक्स। जब हमारे लो फोटोन्स पहुँचते हैं डिटेक्टर पर तो जो हमारी जो इमेज होती है वो थोड़ी सी ग्रेनी आती है, तो उसको क्वांटम मॉडल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन न्यूक्लियर मेडिसिन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोफार्मास्यूटिकल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर पैट इमेजिंग। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पैट इमेजिंग में यहाँ पर कौन सा जो रेडियोफार्मास्यूटिकल है वो यूज़ किया जाता है कॉमनली। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, आयोडीन 131। ऑप्शन बी है, टेक्नीशियम 99M। ऑप्शन सी है, फ्लोरीन 18। ऑप्शन डी है, थैलियम 201। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो कॉमनली रेडियो फार्मास्यूटिकल है जो कि यूज़ किया जाता है पैट इमेजिंग के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन में।
तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्लोरीन 18। दोस्तों फ्लोरीन 18 का FDG के रूप में यूज़ किया जाता है पैट इमेजिंग के लिए, जो कि एक ग्लूकोज का एक एनालॉग है। क्वेश्चन नंबर 15, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन अलारा स्टैंड फॉर। यहाँ पर पूछा गया है कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में जो अलारा का मतलब होता है वो क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ऑप्शन बी है एज लॉन्ग एज रेडिएशन इज अप्लाइड, ऑप्शन सी है ऑल लेवल्स आर रिस्की एंड अवॉइडेबल, ऑप्शन डी है अवॉइडिंग लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेटेड रेडिएशन। तो दोस्तों यहाँ पर अलारा का आपको बताना मतलब क्या होता है, जिसका रेडिएशन प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। दोस्तों जो अलारा है ये एक तरह का रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल है, जो कि रेडिएशन डोज को हमें मतलब रेडिएशन एक्सपोजर को कम करने में हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मोडालिटी इज लीस्ट सेंसिटिव टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी इमेजिंग मोडालिटी है जिसमें कि आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब यूज़ नहीं होता या सबसे कम सेंसिटिव होती है टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है CT, ऑप्शन बी MRI, ऑप्शन सी पैट, ऑप्शन डी मैमोग्राफी। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि तो यहाँ पर जो इमेजिंग मोडालिटी हैं वो जिनमें कि आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ होता है वो है CT, पैट और मैमोग्राफी। इन तीनों में आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि MRI में आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों MRI में बड़े बड़े मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है और उनके मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके हम इमेज को जनरेट करते हैं। तो MRI में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका यूज़ किया जाता है इमेजिंग के लिए। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी इन डिजिटल इमेजिंग रेफर्स टू। दोस्तों यहाँ पर नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछे गए कि क्या होती है डिजिटल इमेजिंग में। तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है द मैक्सिमम स्पेशल फ्रिक्वेंसी दैट कैन बी एक्यूरेटली कैप्चर्ड बाय द इमेजिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है द फ्रिक्वेंसी एट विच एलाइजिंग अकर्स, ऑप्शन सी है द रेट एट विच डिजिटल इमेजेस आर सैम्पल्ड, ऑप्शन डी है द मिनिमम रिक्वायर्ड सैम्पलिंग रेट फॉर डिजिटल इमेजेस। दोस्तों यहाँ पे डिजिटल इमेजिंग में एक टर्म यूज़ होता है नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द मैक्सिमम स्पेशल फ्रिक्वेंसी दैट कैन बी एक्यूरेटली कैप्चर्ड बाय द इमेजिंग सिस्टम। दोस्तों नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी को फोल्डिंग फ्रिक्वेंसी भी बोला जाता है और एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है जो कि किसी भी डिजिटल इमेज में एक्यूरेटली इसको मतलब रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है। और ये भी किसी भी सैम्पलर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसी भी सिग्नल या फंक्शन को डिस्क्रीट सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द मिली एम्पियर सेकेंड MS इन एन एक्सरे एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा पैरामीटर है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट होगा MS के बढ़ाने से किसी भी एक्सरे एग्जामिनेशन में। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इमेज कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन बी है इमेज नॉइस, ऑप्शन सी है इमेज रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी है पेशेंट डोज। तो आपको बताने कि इसमें से जो कौन सा फैक्टर है या पैरामीटर है वो अफेक्ट होगा अगर हम किसी भी एक्सरे एग्जामिनेशन में MS को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो MS अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें जो एक्सरे का जो अमाउंट होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा MS होगा उतना ज़्यादा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो जितना ज़्यादा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा डोज पेशेंट को लगेगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, पेशेंट डोज। क्योंकि जितना ज़्यादा हम MS बढ़ाएंगे यानी कि मिली एम्पियर सेकेंड को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा और उतनी ज़्यादा पेशेंट को डोज लगेगी। तो ये यहाँ पर पैरामीटर जो कि अफेक्ट होगा MS के बढ़ाने से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कॉन्ट्रास्ट इन MRI इमेजेस। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि वो कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो कि MRI इमेजेस में कॉन्ट्रास्ट को इन्फ्लुएंस करता है यानी कि उस पर असर डालता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है फील्ड ऑफ व्यू, ऑप्शन बी है रिपीटिशन टाइम, ऑप्शन सी है स्लाइस थिकनेस, ऑप्शन डी है ग्रेडियंट स्ट्रेंथ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो कि MRI इमेजेस में कॉन्ट्रास्ट को इन्फ्लुएंस करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिपीटिशन टाइम यानी कि TR। दोस्तों रिपीटिशन टाइम से जो हमारे इमेजेस में जो कॉन्ट्रास्ट होता है ये इस पर इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि इसको इस पर असर डालता है। यहाँ पर जो बाकी फैक्टर्स हैं, फील्ड ऑफ व्यू, स्लाइस थिकनेस, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ, ये सब भी हमारे इमेजेस पर असर डालते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो प्राइमरी फैक्टर है वो है ऑप्शन बी, रिपीटिशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 20, इन डिजिटल रेडियोग्राफी द टर्म डायनेमिक रेंज रेफर्स टू। दोस्तों यहाँ पर डिजिटल रेडियोग्राफी में यूज़ होने वाले टर्म डायनेमिक रेंज के बारे में पूछे गए कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है द रेंज ऑफ एक्सपोजर इंटेंसिटीज दैट कैन बी कैप्चर्ड बाय द डिटेक्टर। ऑप्शन बी है द रेंज ऑफ ब्राइटनेस लेवल्स डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ऑप्शन सी है द कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन ऑफ द इमेज। ऑप्शन डी है द फील्ड ऑफ व्यू इन द इमेज। दोस्तों डिजिटल रेडियोग्राफी में डायनेमिक रेंज का मतलब इस टर्म का यूज़ होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द रेंज ऑफ एक्सपोजर इंटेंसिटीज दैट कैन बी कैप्चर्ड बाय द डिटेक्टर। दोस्तों यहाँ पर डायनेमिक रेंज का मतलब ये है कि डिटेक्टर में इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो इंटेंसिटी के जो रेंज होती है उसको कैप्चर कर सकता है, यानी कि अगर कोई इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है उस सबको कैप्चर कर सकता है। ठीक है, और उससे सिग्नल के थ्रू इमेज को जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज का यही मतलब है कि जो एक रेंज होती है एक्सपोजर इंटेंसिटी की वो सबको कैप्चर कर सकता है डिटेक्टर। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए।